Hello and welcome to our channel पढ़ाकू कीड़े। I welcome you all to our YouTube platform। इस वीडियो की सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं NCERT बुक्स से इम्पॉर्टेंट MCQs, डिटेल्ड टॉपिक्स, यानी कि विद ऑल द डिटेल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। सेम चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लेकिन इस सीरीज़ को शुरू करने का मेन मोटिव हमारा यही है, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी क्या किया है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स को MCQ टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। स्पेशली CBSE बोर्ड की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, और भी डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स ने ऐसा ही निर्णय लिया है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि क्वेश्चंस यानी कंसेप्ट्स को MCQs में किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, किस तरीके से सही ऑप्शन को चूज़ करना है, किस तरीके से गलत वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो बस इसी मोटिव के साथ ये वीडियोस बनते हैं आपके लिए। और टारगेट हमारा रहता है NTSC एग्ज़ाम्स, NDA एग्ज़ाम्स, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स, या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। बिकॉज़ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आज की डेट में, NCERT उसके लिए बेस रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियोज़ आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्टेड। So question number 1 is, which of the following molecules has covalent bond? कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था आयोनिक बॉन्ड के बारे में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, राइट? सो पहला ऑप्शन है हमारे पास वाटर, H2O, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आप NaCl देखते ही बता सकते हो कि Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा। तो इसलिए इसमें तो क्या हुआ, आयोनिक बॉन्ड। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ से हमने देख लिया कि ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। अब देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन भी हमने कल के वीडियो में देखी थी। इसका फॉर्मूला होता है CaO। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इसमें भी हमारे पास आयंस बनते हैं, Ca2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, यानी कि इसमें भी क्या हुआ, आयोनिक बॉन्ड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन पे मूव करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। फिर से इसके अंदर आयंस बनते हैं, CO3 2 नेगेटिव एंड Ca2 पॉजिटिव, यानी कि आयंस बन रहे हैं दोनों अपोजिट पोलैरिटी के। हेंस इसमें भी क्या हुआ, आयोनिक बॉन्ड। हमसे पूछा है कोवलेंट बॉन्ड, हेंस ऑप्शन 1 वाटर इज़ आवर राइट आंसर। कल के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं वाटर एक प्योर सब्सटेंस के अंदर काउंट किया जाता है, ना कि मिक्सचर के अंदर। सो इसके अंदर बॉन्ड कौन सा है वाटर के अंदर, H2O, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, आई हैव केप्ट इट सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट वेल। कोवलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, राइट? जैसे कि CH4 क्या होता है हमारे पास, मीथेन, METHANE, मीथेन। ये मीथेन का फॉर्मूला है। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 6, यानी इसकी कन्फिग्रेशन किस तरीके से लिखेंगे, 2,4, यानी आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4, जो कि हमने रेड वाले से इसमें ब्लू वाले कलर से जो इलेक्ट्रॉन्स डिनोट किए हैं, ये वाले, ये किसके हैं, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, जो कि क्या है 1, तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1। अब हम देखते हैं अगर हाइड्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये जो वैलेंस शेल होगा, यानी कि फर्स्ट शेल ही इसके अंदर वैलेंस शेल है, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा, यानी कि स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो इस केस में क्या होगा, पहले हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ इस तरीके से शेयर किया, राइट? ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, थर्ड ने भी शेयर किया और फोर्थ ने भी शेयर किया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। One bond forms between two elements that each share one electron with the other element, right? Usually formed between two non-metals. Covalent bonds ज़्यादातर दो non-metals के बीच में बनते हैं, right? तो बस यही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जानने को।
कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड के। जैसे हमारे पास ऑप्शंस में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अंडर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, और आपके पास ऑप्शन आ जाए अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर, और आपके पास ऑप्शन आ जाए NaCl, तो राइट आंसर क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। क्योंकि बाकी जो तीनों हैं, चाहे अमोनिया हो, हाइड्रोजन हो, आपका वाटर हो, इन तीनों में ही क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है, राइट? कोवलेंट बॉन्ड कैसे है? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रही है। जैसे नाइट्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वी विल फाइंड कि इसको वैलेंस शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो इसकी वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगी। और वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिल रहे हैं इस केस में? इसे शेयरिंग थ्रू द 3 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स। तो इस तरीके से अमोनिया स्टेबल हुआ कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। सेम इज़ द केस विद हाइड्रोजन, दोनों ही हाइड्रोजन के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा और दूसरे से शेयर कर लिया। सेम इसने किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा और इस दूसरे से शेयर कर लिया। इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और वाटर का तो अभी हमने देखा ही है, वाटर का तो वी ऑल नो कि इसके अंदर क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके अंदर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Fe इज़ द सिंबल ऑफ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो सिंबल है ये कैपिटल F एंड स्मॉल e है। ये टाइपिंग में यहाँ स्मॉल e टाइप हो नहीं रहा था, इसलिए आई हैव टोल्ड यू। सो दिस इज सिंबल Fe। तो हमें बताना है ये किसका सिंबल है, राइट? सो बहुत ही सिंपल है, ये आयरन का सिंबल है। ये सिंबल्स कुछ थोड़ा सा हटके हैं जो आयरन का, लाइक इसके पहले लेटर से स्टार्ट ना होके Fe से स्टार्ट होता है। इसका रीज़न मैं आपको डिटेल में इसी चैनल पे बनी प्लेलिस्ट में बता चुकी हूँ, जो कि आपकी क्लास 9th की साइंस है। यस, तो उसी चैप्टर में मैंने आपसे डिस्कस किया है एटम्स वाले में कि किस तरीके से एलिमेंट्स के नाम चेंज होते हैं, राइट? बिकॉज दिस इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इन एलिमेंट्स के मॉडर्न नाम रखे गए हैं। तो Fe इज़ द सिंबल फॉर आयरन। मैं कोशिश करूँगी कि आपको टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड कर दूँ, एटलीस्ट पहले 20 एलिमेंट्स की, ताकि आप उसमें देख के एलिमेंट्स की सीरीज़ भी याद कर लें और उनके रिस्पेक्टिव सिंबल्स भी याद कर लें। सो Fe इज़ बेसिकली द सिंबल फॉर आयरन। कॉपर की बात करें तो Cu, गोल्ड की बात करें तो Au, सिल्वर की बात करें तो Ag। ऐसा इसलिए है क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में या दूसरी लैंग्वेजेस में इनके नाम इन्हीं वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, इन्हीं लेटर्स से स्टार्ट होते हैं। तो इसी तरीके से इनके नाम रखे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल फॉर एलिमेंट्स इज। ये जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने थोरियम और सीरियम इन 2 एलिमेंट्स की भी डिस्कवरी की है, ही इज़ बर्जीलियस। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि आयरन का सिंबल क्या है? Fe। सो द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल फॉर एलिमेंट्स, यही जो मॉडर्न सिस्टम है इसको किसने इन्वेंट किया था, किसने फाउंड किया था? ही वॉज बर्जीलियस। ही इज़ मिस्टर बर्जीलियस, दैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम अर्थ विच अदर प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज़ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। पृथ्वी पे तो जीवन संभव है ही, लेकिन पृथ्वी के साथ साथ और कौन से प्लैनेट पे जीवन संभव है? एलन मस्क का नाम बिल्कुल हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए, राइट? क्योंकि इनको इतना क्रेज़ है मार्स पे जाना, मार्स पे सेटल होने का, मार्स पे पिकनिक्स मनाने का, तो वो तो किसी से आज छिपा ही नहीं है। तो क्योंकि मार्स पे जीवन संभव है, इसीलिए ही इज़ प्लानिंग टू गो टू मार्स। देयर माइट बी सम अदर रीजंस एज वेल, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। बट अपार्ट फ्रॉम अर्थ ऐसा कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जिस पे जीवन संभव है? सो दिस इज़ मार्स। ओके, तो मार्स का अगर नंबर पूछा जाए हमसे हमारे सोलर सिस्टम में, वेदर इट इज़ 1, 2, 3 और 4, सो मार्स 4th नंबर पे आता है अर्थ के बाद, राइट? पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, then Saturn, then Uranus and then Neptune। इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। Why Mars? मार्स क्यों? आपको ये समझने में हेल्प होगा, रटना नहीं है इसको।
At an average distance of 140 million miles, Mars is one of the Earth's closest habitable neighbors. I hope आपको ये नॉर्मल से इंग्लिश है समझ आ रही होगी. Mars is about half again as far as from Sun as Earth is. So it still has decent sunlight. यानी कि मार्स पे decent amount of sunlight enter होती है, ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम. Right? It is a little cold but we can warm it up. The atmosphere is primarily थोड़ा सा ठंडा है मार्स की अगर बात करें तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, बट हम उसे आसानी से थोड़ा सा वार्म अप कर सकते हैं. ज़्यादातर इस पे क्या है, CO2 है with some nitrogen and argon and some other traces of other elements, right, which means that we can grow plants. अब क्योंकि वहाँ पे CO2 है, नाइट्रोजन है, आर्गन, इस तरीके की गैसेस हैं, तो हम वहाँ पे क्या है, प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, राइट. ग्रेविटी ऑफ मार्स इज़ अबाउट 38% ऑफ दैट ऑफ अर्थ. पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उसका लगभग 38% मार्स की ग्रेविटी है, राइट. सो दिस इज़ रिमार्केबली क्लोज टू अर्थ. और जो दिन का समय होता है जो हमारी पृथ्वी पे हम लेके चलते हैं 24 घंटे, सो मार्स पे भी लगभग उसी के करीब का ही डे लेंथ होती है. दैट इज़ 24 घंटे 37 मिनट. तो करीब करीब सेम है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी 38% ऑफ अर्थ. एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ 225 मेगा किलोमीटर्स. एज कितनी है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स. और डायमीटर, ये कुछ फैक्चुअल सी बातें हैं, आप देख लेना एक बार. सो द मेन कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर टू यू कि पृथ्वी के साथ साथ जीवन किस प्लैनेट पे संभव है. सो दैट इज़ मार्स. और कारण हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू ऑपरेंस हाइपोथेसिस द ओरिजिन ऑफ लाइफ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी स्टेप्स. ओरिजिन ऑफ लाइफ बेसिकली हम किस चीज़ को मानते हैं कि लाइक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी आप कह सकते हैं, तो क्या होता है, सेल. और ऑपरेंस हाइपोथेसिस, ऑपरेंट वाज अ साइंटिस्ट, राइट. सो इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी थी और इन्होंने बताया था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ बहुत सारे स्टेप्स में बटी हुई है. इसी तरीके से अचानक से एक दिन जीवन संभव नहीं हो गया है अर्थ पे, ये बहुत सारे स्टेप्स में बटा हुआ है. तो वो कितने स्टेप्स हैं, 5, 6, 7 या 8? सो वेरी सिंपल आंसर, 7 स्टेप्स हैं. आपको इतना याद रखना है. इस थ्योरी की थोड़े से स्टेप्स देख लेते हैं कि एक्चुअली है क्या. ऑपरिन हेल्डेन थ्योरी, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर ये थ्योरी दी थी. तो ये इसके कुछ 7 स्टेप्स रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. यानी कि 7वें स्टेप पे आके सेल की फॉर्मेशन हुई है. उससे पहले बहुत ही लाइक सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, फिर थोड़े से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने जिनको बिल्डिंग ब्लॉक्स का नाम दिया गया, देन माइक्रोस्फीयर्स बने. इस तरीके से ये पूरी इनकी थ्योरी है. काफ़ी डिटेल थ्योरी है इनकी. कभी आपको टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ना. बट दिस कंसिस्ट ऑफ मेनली 7 स्टेजेस, राइट. Moving to the next question, who proposed the theory of biogenesis? Oparin, Francisco Redi, Van Helmont या लिबिक. सो ऑपरिन का तो हम अभी पढ़ के आए हैं, उन्होंने बायोजेनेसिस की थ्योरी नहीं दी है, राइट. सो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारे पास फ्रांसिस्को रेडी. ये आपको याद रखना है. बायोजेनेसिस की थ्योरी किन्होंने दी है, फ्रांसिस्को रेडी. मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, जहाँ पे भी बायोजेनेसिस का नाम आता है तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है लुइस पास्चर, राइट. बट क्योंकि ऑप्शंस में लुइस पास्चर है नहीं, तो लुइस पास्चर के बाद फ्रांसिस्को रेडी ऐसे हमारे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इस थ्योरी पे काम किया है, अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं बाद में. सो यहाँ पे अभी के लिए हम ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट मानेंगे. ये क्वेश्चन आपको NCERT बुक में अभी देखने को ना मिले, बट ये काफ़ी स्टेट बोर्ड की बुक्स में दिया हुआ है ये टॉपिक, वहीं से मैंने इसको उठाया है. स्पेशली अगर आप देखेंगे तो ये राजस्थान बोर्ड की बुक में दिया हुआ है. तो देख लेते हैं इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है. फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया, प्लेस्ड फ्रेश मीट इन ओपन कंटेनर्स, राइट. अब जब फ्रेश मीट ओपन कंटेनर में रखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लाइज आएंगी, राइट. और उसके ऊपर क्या है, मीट के ऊपर स्वॉमिंग होने लगेगी, मैगेट्स आएंगे, राइट. तो हम बेसिकली क्या देखेंगे कि उसके ऊपर मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं, राइट. तो इसमें क्या है कि लाइफ, इट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट लाइफ इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस लाइफ.
अगर नया जीवन वहाँ बनाना है, कुछ संभव करना है, तो ऑलरेडी वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होनी चाहिए। ये अपने आप में काफ़ी डीप थ्योरी रही है। ये इन्होंने बस अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था। इन्होंने दूसरे हैंड पे क्या किया कि एक मीट का जो इन्होंने पार्ट लिया था, जो पोर्शन लिया था मीट का, फ्रेश मीट का, उसको टाइट कंटेनर में बंद कर दिया, राइट, यानी कि वैक्यूम जैसी कंडीशन क्रिएट कर दी। अब क्या है, इसको जब यहाँ ऊपर से बंद कर दिया तो मक्खियाँ इस कंटेनर के बाहर थी और थोड़ी देर बाद वहाँ से भी चली गई, बिकॉज उनको एंटर होने का कोई मकसद मिला ही नहीं। तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर कोई लाइफ दोबारा से नहीं पनपी, राइट। सो दिस वॉज बेसिकली फ्रांसिस्को रेड्डीज एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग दैट हाइपोथेसिस। So moving to the next concept, which cell organelle is known as suicidal bag। हम यहाँ पे स्पेशली बात कर रहे हैं एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल में सुसाइडल बैग कौन से सेल ऑर्गेनली को बोला जाता है? आपने ये कंसेप्ट काफ़ी बार पढ़ा होगा, लेकिन बहुत बार, लाइक आई वुड से कि 90 टाइम्स, अगर 100 में से बात करें तो आउट ऑफ 190 टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस को हम गलत ही करके आते हैं, क्योंकि सारी सेल ऑर्गेनलीज हमें एग्जाम में एक जैसी दिखती हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। सुसाइडल बैग एस से स्टार्ट होता है, राइट। तो सारी सेल ऑर्गेनलीज में लाइसोसोम ही एक ऐसी ऑर्गेनली है जिसके अंदर सुसाइडल का एस यानी कि द फर्स्ट लेटर 2 बार आता है, यानी मैक्सिमम टाइम्स आता है, राइट। सो सुसाइडल बैग इज लाइसोसोम्स। आई होप यहाँ से आपको याद रहेगा, रिलेट करके आप इसको कॉन्सेप्ट को याद रखें। सुसाइडल बैग इज नॉन एज लाइसोसोम। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनली इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसको भी एक ट्रिक से याद रखेंगे। पावर हाउस ऑफ सेल मतलब कि पूरे सेल में जो पावर हाउस की तरह काम करे, यानी कि पावर पहुंचाए, एनर्जी की सप्लाई करे, राइट। तो ये क्या है, ये अपने आप में एक भारी भरकम सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि वो पावर हाउस की तरह काम करेगा। हमारे यहाँ भी तो घरों में जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जितने वोल्ट की हमें वोल्टेज चाहिए होती है, पावर हाउस में उससे कहीं गुना ज़्यादा होती है, राइट। तो ये अपने आप में एक भारी भरकम सा सिस्टम होगा। इन सब में सबसे ज़्यादा भारी भरकम स्पेलिंग किसकी है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। सो द आंसर करेक्ट हियर इज पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। Moving to the next question, okay, moving to the same concept, organelles in an animal cell। तो अगर आप देखें एनिमल सेल में, थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं इसके बारे में। एनिमल सेल में देखो सबसे अंदर क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस, राइट। दिस इज मार्क्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये जो येलो पार्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज न्यूक्लियोलस एंड दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस को कहाँ से अलग करती है? बाकी के साइटोप्लाज्म से अलग करती है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर आप जो सारा सिस्टम देख पा रहे हैं, दिस इज नॉन एज साइटोप्लाज्म, राइट। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। और कंप्लीट सेल की एक बाउंड्री होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये जो पर्पल कलर की बाउंड्री आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्लीट सेल की, दिस इज नॉन एज सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो हमने पढ़ा था लाइसोसोम्स, ये क्या होते हैं? सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, राइट। इसके अलावा हमने पढ़ा था अभी माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे नीचे, राइट। इसके अलावा हमने पढ़ा है, आई विल टेल यू, माइटोकॉन्ड्रिया, यस, दैट इज़ पावर हाउस ऑफ सेल। सो ये जो आप देख पा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियन, दिस इज़ पावर हाउस ऑफ सेल। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू अबाउट एनिमल सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद अस। आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए या फिर इसके अलावा भी कोई और PDF जो मैं शेयर करती रहती हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उससे जुड़ जाइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड लर्निंग विद अस। थैंक यू सो मच।